नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोट्रोपी। देखिए ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आइसोट्रोपी मीन कि ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से भी किसी सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करें तब भी ये सेम हो, किसी भी डायरेक्शन से हो लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और इस प्रोसेस या फिनोमिनन को आइसोट्रोपी कहते हैं। तो हम कहते हैं दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर सेम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगर आप एनी डायरेक्शन से उसको चेक करें, वो प्रॉपर्टीज़ अगर सेम हो तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो कभी कभार ऐसे भी आता है दे आर डायरेक्शन एंड डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। अब देखिए एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं, आपको फिर समझ आ जाएगा। अगर ये आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इधर देखिए शाबाश, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर आपने हार्डनेस या सॉफ्टनेस चेक करनी है तो ये फॉर्म क्योंकि सेम नेचर का बना है, इसका नेचर सेम है। अगर हम सॉफ्टनेस चेक करते हैं तो यहाँ भी सॉफ्टनेस सेम है, इधर भी सॉफ्टनेस सेम है, इधर भी सॉफ्टनेस सेम है, कॉर्नर पे भी सेम है, सेंटर में भी सेम है। इस प्लेन से अगर आप किसी भी पॉइंट से देखेंगे तो ये सॉफ्टनेस सेम होगी। अब अगर इस प्लेन से देखें तो यहाँ भी सेम, या आपको फील सेम आएगा। यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ अगर उनको आप किसी भी डायरेक्शन से देख लें वो प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब देखिए हार्डनेस जो है ये सेम। अब देखिए अगर ये आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ज़रा यहाँ देखिए, इसका हार्डनेस अगर आप यहाँ से चेक करें तब भी सेम है, अगर यहाँ से चेक करें तब भी सेम है, यहाँ से चेक करें तब भी सेम है, ऊपर से नीचे देख लें तब भी सेम है। जिस डायरेक्शन से भी आप इसको देखेंगे आपको ये प्रॉपर्टी सेम नज़र आएगी। तो देखिए हमने कहा है कि जो प्रेशर जिसको लोड या स्ट्रेस कहते हैं, जब सॉलिड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस कहते हैं। अब ज़रा यहाँ देखिए, राइटिंग ना करें। अगर मैं यहाँ प्रेशर अप्लाई करता हूँ, स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, तो वो बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो अगर इस डायरेक्शन से मैं फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करता हूँ वो भी सेम होगा, अगर इस डायरेक्शन से अप्लाई करता हूँ तब भी सेम है, इस डायरेक्शन से अप्लाई करता हूँ तब भी सेम है, इस डायरेक्शन से, इससे जिस पॉइंट से भी मैं अप्लाई करूँगा वो सेम होगा। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए, ये अगर फोर्स है और पर यूनिट एरिया है, यहाँ भी सेम है, और अगर यहाँ है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी, किसी डायरेक्शन से भी लगाएंगे तो सेम होगा। एंड सेम इज़ विद हार्डनेस। अगर ये एक मटेरियल है क्रिस्टलाइन और मैं इसकी हार्डनेस चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी हार्डनेस सेम होगी, यहाँ से भी, ओवरऑल इसकी हार्डनेस मुझे सेम नज़र आएगी। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब देखिए उस प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिटरमिन किया कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, मगर ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं और वो हर डायरेक्शन से सेम नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करें और हर एंगल से, हर डायरेक्शन से, हर प्लेन से सेम ना हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और इस फिनोमेनन को एनाइसोट्रोपी कहते हैं। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसमें है थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, थर्मल जो कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसको डिटरमिन करने के लिए आप ये मटेरियल कंसिडर करें ग्रेफाइट। इधर देखिए, ग्रेफाइट में हमने ये पढ़ा है कि इसमें कार्बन के ऐसे हेक्सागोन्स होते हैं और वो हेक्सागोन्स दूसरे हेक्सागोन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और हेक्सागोन जो ऊपर वाले हैं, यही हेक्सागोन नीचे वाले हेक्सागोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने क्लास 9-10 में, इस तरह से बहुत सारे। तो जो ऊपर वाले लेयर्स हैं ग्रेफाइट के, वो ऐसे नीचे वाले लेयर्स के साथ
कनेक्टेड होते हैं। और हमने ये पढ़ा है लोअर ग्रेड्स में कि ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लेक्सिबल है, इनके ये जो लेयर्स हैं ये स्लाइड कर सकते हैं हम, तो उसकी वजह से उसकी अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो देखिए, अगर ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, और ये लेयर, इसमें आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में आप इसको करंट देंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन को आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पे बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। अगर इसी डायरेक्शन में आप इन लेयर को, ये जो ऊपर लेयर है, इसी डायरेक्शन में अगर आप इसको करंट देंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे मूव कर सकते हैं, ये सारे के सारे बिजली कंडक्ट करेंगे। इसी तरह नीचे के लेयर में भी जो है ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, तो ये बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे इनको करंट देंगे तो ये अब स्लाइड नहीं होंगे, इनमें करंट पास नहीं होगा। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी तरह जो आपके पास हीट की कंडक्टिविटी है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो हम कहते हैं ऊपर वाले जो लेयर है ये नीचे वाले लेयर्स के साथ थ्रू वंडरवाल फोर्सेस ऐसे कनेक्ट होते हैं ग्रेफाइट में। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरह दो लेयर आपस में कनेक्टेड हैं और आपने बिजली पैदा करनी है, तो यार यहाँ तार कनेक्ट करे या यहाँ तार कनेक्ट करे, वो इसके इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो बिजली पैदा होगी। लेकिन अगर आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो दरमियान में से वो इलेक्ट्रॉन फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो बिजली पैदा नहीं होगी। तो हम कहते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो। अब देखिए, ये मैंने 1 यूनिट लिया है और नीचे भी 1 यूनिट लिया है, और हमने पढ़ा है इनके इलेक्ट्रॉन्स आप स्लाइड करेंगे तब जाके बिजली पैदा होगी। तो यार इस डायरेक्शन में कनेक्ट करें ना, या इस डायरेक्शन में कनेक्ट करें। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो ये कंडक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी भी मटीरियल का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इधर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुराद ये है कि जब दो डिफरेंट मीडियम हो उसमें अगर आप लाइट पास करें तो लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। डेंसर और हायर मीडियम की बात है। तो देखिए, अगर आप कोई लाइट इस एज से पास करते हैं उसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, अगर आप यहाँ से पास करेंगे उसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, अगर आप यहाँ से पास करेंगे उसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, और अगर आप यहाँ से पास करेंगे उसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। और अगर आप कंसिडर करें करंट को, इधर देखिए, ये सपोज एक क्यूबिकल सॉलिड है और इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये इस तरह इलांगेटेड कोई क्यूबिक सॉलिड है, और ये उसका दूसरा लेयर है, ये उसका तीसरा लेयर है। अब देखिए, अगर आप इसमें करंट पास करते हैं तो यहाँ भी करंट पास की जा सकती हैं और ऊपर से नीचे भी करंट पास की जा सकती हैं। अब अगर आप लेफ्ट से राइट करंट पास करेंगे तो नंबर ऑफ एटम इसके सामने कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप ऊपर से नीचे बिजली कंडक्ट करते हैं 1 2 3, तो 3 पार्टिकल से जाने वाला करंट और उस 7 पार्टिकल से जाने वाला करंट सेम नहीं होगा। तो अगर आप डिफरेंट पॉइंट से इसको पास करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, वो प्रॉपर्टी भी आपके पास डिफरेंट होगी। तो हम कहते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो उनको हम एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख ले, हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये जो 2 हैं ये कंपाउंड्स के लिए है। किसके लिए है? कंपाउंड्स के लिए है कि अगर आपके पास कंपाउंड हो, सॉलिड इन नेचर हो, सो बाय शेप हम इनको 2 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड हो लेकिन वो सॉलिड एलिमेंट हो, मतलब कंपाउंड ना हो, तब भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इनको कंपाउंड के लिए क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, एंड मॉर्फोलॉजी या मॉर्फ शेप को कहते हैं, अपीयरेंस को कहते हैं। तो इस फिनोमिनन में 2 या 2 से ज़्यादा अगर डिफरेंट सॉलिड हो, डिफरेंट सॉलिड्स हो,
लेकिन उनका शेप सेम हो, इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। दो या दो से ज़्यादा अगर डिफरेंट सॉलिड हो मगर उनका शेप क्या हो, शेप सेम हो, इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए, अगर दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं, टेक्निकल पॉइंट की तरफ ज़रा तवज्जो दें, अगर दो डिफरेंट सॉलिड है, अगर सॉलिड डिफरेंट है तो केमिकल नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, केमिकल फार्मूला डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। शेप सेम है ना, अगर शेप सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकते हैं मगर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। इसलिए हम कहते हैं इनकी जो एटॉमिक रेशो है वो सेम हो सकती हैं, सेम होगी, क्योंकि शेप जब सेम होता है क्रिस्टल लेटस सेम बनेगा तो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एटॉमिक रेशो है या एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम है मगर इनकी जो अपनी नेचर है वो डिफरेंट है। अब इधर देखिए, इस तरह से सोडियम में एक सोडियम और एक फ्लोरीन, मैग्नीशियम में एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, तो एटॉमिक रेशो दोनों में सेम है और एम्पिरिकल फार्मूला भी दोनों का सेम है मगर दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इनका शेप सिर्फ सेम है क्योंकि क्रिस्टल लेटस सेम उसकी जो हैबिट हुई है, दोनों की क्यूबिक शेप है, ये भी एक क्यूबिक शेप क्रिस्टल है और ये दूसरा भी एक क्यूबिक शेप क्रिस्टल है, तो सिर्फ शेप सेम है, यानी दोनों का क्यूबिक शेप है, तो हम इसलिए इन दोनों को आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें आइसोमॉर्फिज्म हो, ऐसे कंपाउंड को आइसोमॉर्फ कहते हैं। तो आपकी बुक में टेबल है, वो ज़रा देख लें, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड दूसरे का आइसोमॉर्फ है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ फॉर्म है या आइसोमेरिक जो मॉर्फेमिक फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के। दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉली मीन मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन शेप, अपीयरेंस। अब ये अगर एक कंपाउंड हो मगर उसके शेप्स डिफरेंट हो, इधर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उनके शेप सेम है, इधर कंपाउंड सेम है मगर उसके शेप्स डिफरेंट है, तो इसके अपोजिट हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें एक ही कंपाउंड के सेम कंपाउंड होता है मगर उनकी शेप डिफरेंस है। तो अगर कंपाउंड सेम है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी क्योंकि कंपाउंड सेम है, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला होगा क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड होगा, सॉरी डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस होंगी, इसके अलावा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे, एटॉमिक रेशो डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है लेकिन शेप डिफरेंट होगा। अब देखिए, सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है तो इसकी ये वाली शक्ल भी पॉसिबल है ऑर्थोरोम्बिक, और इसकी रोम्बोहेड्रल भी पॉसिबल है। तो एक ही मटेरियल है, केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है मगर दोनों की जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास है एलिट्रोपी। अब एलिट्रोपी एलिमेंट के लिए है, इधर देखिए कि एक ही एलिमेंट हो मगर उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, यानी एक ही एलिमेंट हो, केमिकल जो नेचर है सबका सेम हो, समझ आ रहे, सब में एक ही एलिमेंट हो मगर उनकी जब स्ट्रक्चर या क्रिस्टलिनिटी डिफरेंट हो, इसको एलिट्रोपी कहते हैं और ये जो फॉर्म्स है इनको एलिट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। अब देखिए, कार्बन जो है ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है और बकीबाल्स भी सेम कार्बन से बने हैं मगर सब में जो कार्बन की कनेक्टिविटी है, जो कार्बन की अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। ग्रेफाइट अभी हमने स्टडी किया, इसमें हेक्सागोन होते हैं, एक शीट होता है 6 कार्बन का और ये शीट किसी दूसरे 6 कार्बन के साथ कनेक्टेड, और इसी तरह बहुत सारे शीट आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें भी कार्बन है मगर कार्बन, जी सर, आपके पास डायमंड है, डायमंड भी कार्बन से बना है मगर उसमें जो कार्बन की कनेक्टिविटी है वो टेट्राहेड्रल है, ऐसे इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है। और अब ये कार्बन मज़ीद इस तरह फर्दर कार्बन के साथ और ये कार्बन भी मज़ीद फर्दर कार्बन के साथ, और इसी तरह हर कार्बन जो है ये इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। सिमिलर कार्बन से दोनों बने हैं लेकिन कार्बन की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और ये देखिए बक्कीबाल, इसमें 5 या 6 कार्बन का इस तरह हेक्सागोन होता है मगर ये स्फेरिकल इन नेचर होता है,
फुटबॉल की तरह होता है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, इस तरह फुटबॉल में वो पेचेस आपने देखे होंगे, 5 5 6 6 इस तरह कार्बन के पेचेस होते हैं और इससे ये स्ट्रक्चर बना है। तो मतलब एलिमेंट सेम है मगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस सब में डिफरेंट है, इसको एलिट्रोपी कहते हैं। एलिट्रोपिक फॉर्म्स में क्योंकि एलिमेंट सेम है, केमिकल नेचर सेम होता है मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी डिफरेंट होगी। इसका अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, इसका अपना और इसका अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अगर आपके पास एलिट्रोपिक फॉर्म्स हैं किसी एलिमेंट के और उनमें एलिट्रोपी है तो इनके जो शेप है, डिफरेंट शेप है, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। सल्फ़र जो है उसके भी 2 एलिट्रोपिक फॉर्म है, सल्फ़र के 2 एलिट्रोपिक फॉर्म है। एक जो फॉर्म है उसको हम ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। इस तरह की शेप होती है, अब यहाँ पे जगह छोटी है, ठीक है, इस तरह की एक शेप होती है। और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मोनोक्लिनिक है, अभी क्यूबिक सिस्टम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए दोनों की शेप्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ये शेप जो है तब एग्जिस्ट करता है, इधर देखिए, जब टेम्परेचर 95.6 से कम हो, और ये शेप नेचर में तब एग्जिस्ट करता है जब इसकी टेम्परेचर 95.6 से ऊपर हो। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, दोनों का केमिकल नेचर सेम है मगर एक की जो शक्ल है ऑर्थोरोम्बिक है और दूसरे की मोनोक्लिनिक है। तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हो ऐसे टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप सपोज करें आप ये ऑर्थोरोम्बिक पाउडर ले लें और इसको आप हीट करें, थर्मामीटर रख दें, जैसे ही टेम्परेचर 90, 91, 92, जैसे ही 95.6 हो जाएगा तो इस टेम्परेचर पे इसका अपना शक्ल ख़राब हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे आधा ये होगा और आधा ये होगा। तो ऐसे टेम्परेचर जिस पे दोनों के फॉर्म एग्जिस्ट करते हों इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसको बढ़ाने से ये वाला शक्ल आपको हासिल होगा और इसे कम करने से, तो सब इलेक्ट्रोपिक मटेरियल के अपने अपने ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं।